वो मुझ पर पत्थर और कीचड़ फेंकते रहे, मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती गई। बेकार मत बैठो, जाओ शिक्षा प्राप्त करो। हमारे जानी दुश्मन का नाम अज्ञान, उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। ये सारे विचार भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माँ सावित्रीबाई फुले के हैं, जिनके प्रयासों के बिना कोई महिला शिक्षित ना हो पाती, ना ही उनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास हो पाता। पुरुष सत्तात्मक और ब्राह्मणवादी समाज से दुश्मनी लेकर उनके विरुद्ध जाकर उन्होंने महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा देने का जोखिम उठाया। गाली, गोबर, पत्थर और कीचड़ खाए उन्हीं को महिलाएं आज भूल चुकी हैं। आज उनके नाम से भी अनभिज्ञ हैं। उनमें मैं भी शामिल हूँ। आखिर क्या कारण है इसका? क्यों उनका नाम पाठ्यक्रम में बताया नहीं जाता? क्यों उनको हम सबसे छुपाया गया है? जानेंगे विस्तार से दोस्तों, उनके संघर्षों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में। कहीं नहीं जाइएगा, उनके प्रथम स्कूल का आंखों देखा हाल दिखाऊंगी आप सबको। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो की रीच बढ़ेगी इससे और मेरी आवाज दूर तक जा पाएगी। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। 19वीं शताब्दी का वह समय जब ब्राह्मणवाद चरम पर था, पुरुषों का वर्चस्व चरम पर था, जातिवाद चरम पर था और महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार चरम पर था। 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा के नया गांव में जन्मी सावित्रीबाई फुले। 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 13 वर्ष के ज्योतिबा फुले के साथ हो गया। महात्मा ज्योतिबा फुले एक प्रखर बुद्धि के, मुखर और तार्किक व्यक्ति थे। जातिवाद का दंश झेलने के बाद तो उनके विचार और क्रांतिकारी हो गए थे। उन्हें जल्द ही ज्ञात हो गया कि वेद, उपनिषद, स्मृतियां आदि कोई ईश्वरी रचित न होकर किसी धूर्त वर्ण द्वारा रचित हैं। कुछ लोगों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए, बहुजनों का शोषण करने के लिए। उन्हें लगा कि सिर्फ शिक्षा ही इससे पार उतार पाएगी। बहुजनों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं की शिक्षा केवल रसोई तक ही थी, परंतु समाज और देश के विकास के लिए औपचारिक शिक्षा बहुत जरूरी थी। ऐसे में उन्होंने माँ सावित्रीबाई को पहले घर पर ही शिक्षित किया। बाद में उन्हें महिलाओं की शिक्षिका बनने की ट्रेनिंग प्राप्त करने में पूरा साथ दिया। पहले अहमदनगर के मिस फरार इंस्टीट्यूट में और फिर पुणे के एक विद्यालय में। इसके बाद इन दंपति ने 1 जनवरी 1848 को भिड़ेवाड़ा में प्रथम महिला स्कूल 9 बालिकाओं के साथ शुरू किया। यह राह आसान नहीं थी। समाज ने उनके घर के लोगों को भड़काया, उन्हें धर्म का डर दिखाया, अनिष्ट का डर दिखाया, पढ़ाना बंद करने को कहा। महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले को घर छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने पढ़ाने का निश्चय नहीं छोड़ा। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल पढ़ाने जाती थी तो उन पर कीचड़, गोबर, पत्थर फेंका जाता था, जिसके कारण वह अक्सर 2 साड़ी लेकर स्कूल जाया करती थी ताकि वह पढ़ाते समय बदल सके। परंतु वह अपने लक्ष्य से नहीं डिगी। उन्होंने अपने विचारों को कविताओं में भी उकेरा। उनके 2 काव्य संग्रह काव्य फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित हुए। आज 21वीं सदी में भी हिंदी प्रेम और हिंदी में शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रचार किया जाता है, परंतु उस समय ही फुले दंपति समझ चुके थे कि बहुजनों के लिए अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अति आवश्यक है। वह भविष्य की जरूरत है, विकास की सीढ़ी है। इस विषय में उनकी एक कविता मैं अवश्य पढ़ना चाहूंगी। ये कविता उन्होंने अंग्रेजी भाषा का महत्व बताने के लिए रची थी। अंग्रेजी मैया, अंग्रेजी बानई, शूद्रों को उत्कर्ष करने वाली पूरे स्नेह से। अंग्रेजी मैया, नहीं है मुगलाई और नहीं बची है अब पेशवाई मूर्खशाही। आप सबको पता ही होगा कि पेशवाई के समय ही शूद्रों की हालत अति शोचनीय बना दी गई थी। उनके कमर में झाड़ू और गले में हांडी लटकाने का नियम उसी समय से बना था। तो अंग्रेजी मैया, नहीं है मुगलाई और नहीं बची है अब पेशवाई मूर्खशाही। अंग्रेजी मैया देती सच्चा ज्ञान, शूद्रों को देती है जीवन, वह तो प्रेम से। अंग्रेजी मैया
शूद्रों को पिलाती है दूध, पालती पोसती है माँ की ममता से। अंग्रेजी मैया, तूने तोड़ डाली जंजीर पशुता की और दी है मानवता की भेंट सारे शूद्र लोग। तो ये है वह कविता जिसमें उन्होंने शूद्रों को अंग्रेजी भाषा को अति आवश्यक मानने को और सीखने को उकसाया था, जो आज सच साबित हो रहा है। पुणे के जिस प्रथम विद्यालय में उन्होंने नारी शिक्षा की प्रथम अलग जगाई थी, उसका दर्शन करने का सौभाग्य मैंने 1 जनवरी 2023 को प्राप्त किया। हालांकि इस पर मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था, उनको डेडिकेट किया था। अभी 19 दिसंबर 2023 को मैंने फिर से वहां विजिट करने का प्लान बनाया और सोचा दोनों का एक तुलनात्मक वीडियो बनाऊंगी, परंतु स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं इसे समय से बना नहीं सकी। जब मैं पहली बार गई थी तो कल्पना भी नहीं की थी कि वह इस दशा में होगा। सोचा था आसानी से मिल जाएगा, परंतु काफी ढूंढने पर, काफी लोगों से पूछने पर तब जाके इसका पता चला। कई दुकानदारों को तो इसका पता भी नहीं था। स्कूल की हालत देखकर तो सदमा ही लग गया था। आप खुद ही देखें। अरे कुछ पकड़ के चढ़े ना, बहुत जर्जर है। ये सीढ़ियाँ एकदम टूटी हुई हैं। ये जो प्रथम स्कूल था, ये उसका मंदिर है। आप हालात देखिए कि कैसे हैं। जिसने कभी शिक्षा की अलख जगाई, शिक्षा की ज्योति जगाई, चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा। आप चढ़ के बताओ, ये बहुत ऊंची सीढ़ी है। नीचे वाले पे रखो ना। अच्छा, नीचे वाले पे रखे। जर्जर हालत पे हैं। कभी हमारी माता, हमारी देवी माता सावित्री बाई यहाँ पे शिक्षा की ज्योति जलाती थी। आप ये देखिए, जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये बाहर देखिए, ये जो भीड़ दिख रही है, ये मंदिर के लिए है। यहाँ पे ये दगड़ू सेठ मंदिर है। ऐसी जगह ये सारे के सारे लोग, आप खुद ही देखिए कि किस जर्जर इस शिक्षा के मंदिर में पढ़ के लोग, और अब उस मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं, उस मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। टूट टूट के बिखर रहा है। बड़ा दिल, मेरा दिल रोने रोने का आ रहा है। बड़ा मेरा दिल व्यथित हो रहा है। देखिए देखिए, ये जगह देखिए, सब चीज़ बन गई हैं। सारे दरवाजे, कभी ये शायद सीढ़ियाँ थी, ये क्या था, कुछ था ये, है ना। देखिए ये पाठशाला है जहाँ पे सावित्री फुले ने शिक्षा। और ये क्या था, ये क्या, कौन सा? ये उनका घर था? नहीं, वो भिड़े का घर था। भिड़े कौन? भिड़े जो जिनका ये मकान था, जिनका ये मकान था, ये उनका घर था। अच्छा, तो ये उधर वो रहते थे। ये जो सिर्फ प्रॉपर्टी थी ना, ये भाड़े, ये जो गाँव दिख रहा है फला, हाँ। इस पे सावित्री फुले ने सिखाया। अच्छा। आपने देखा कि कितनी मुश्किल थी उन सीढ़ियों को चढ़ने पे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये टूट ना जाए, और पूरा उसके अंदर का मैंने हालात दिखाया। आपको सामने दगड़ू सेठ मंदिर की भव्यता दिखाई। ऐसे मोबाइल लेके कह पा रहे हैं कि उनके शिक्षा के कारण हम ऐसे बन पाए हैं, तो उस मंदिर की आप हालात देखिए कि कैसे जर्जर है। अच्छा, आप 7वीं पीढ़ी हैं। आपका नाम क्या है? प्रशांत फुले। ये प्रशांत फुले जी हैं, 7वीं पीढ़ी। नमन है इनको जी। पर ये जो ये सरकार है, सरकार की वजह से ये नहीं हो रहा है। क्या कह रही है सरकार? अभी यहाँ जो नीचे जो 8 ओके बोल रहे हैं, इनके अभी 40 साल से उनके यहाँ दुकान है। तो पर कैसा है कि अभी महात्मा फुले होते और किसका स्मारक बनाना होता, तो महात्मा फुले नहीं बोलते कि किसी के पेट पे लात देकर हम वहाँ उनका स्मारक। मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। इसलिए जो अभी उनकी दुकान है, वहाँ उनकी दुकान रहने दो और ऊपर स्मारक किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना उसके लिए। अच्छा, ये बताइए, अगर महात्मा फुले का नीचे उनकी दुकान होती तो क्या वो ये नहीं करते कि हाँ ऊपर कंस्ट्रक्ट हो जाए? जिस तरह आपने कहा है कि वो किसी के पेट पे लात नहीं मारते, पर वो होते तो वो चाहते कि ऐसा हो जाए। महात्मा फुले का दुकान नीचे होता, नहीं तो उनका ये रहता, और ऊपर किसके महापुरुष का स्मारक बनाना होता, तो वो करते। महात्मा फुले बोलते। वहां पर मेरी मुलाकात महात्मा फुले की 7वीं पीढ़ी से हुई, जिनका नाम प्रशांत फुले। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, एक समाज सुधारक, एक प्रखर कवियत्री,
सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध करने वाली, 18 महिला स्कूलों की संस्थापक, महिलाओं के लिए प्रथम रात्रि स्कूल खोलने वाली, प्रथम बाल हत्या प्रतिभावक केंद्र खोलने वाली, ताकि ब्राह्मण विधवाएं, बलात्कार पीड़िताएं अपने बच्चों को वहां रख सके, अछूतों के लिए अपने ही घर में कुएं का निर्माण कराने वाली, समाज को हद दर्जे का योगदान देने वाले का नाम पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता, नहीं पढ़ाया गया। नॉर्थ इंडिया में तो शायद ही कभी किसी शिक्षक ने यह नाम अपने मुंह से लिया होगा। कारण अति स्पष्ट है, एक तो वह महिला और दूसरी शूद्र जाति की समाज सुधारक, जिसको ब्राह्मणवादी समाज निम्न मानता है, उसके बारे में वह उसकी तारीफ कैसे करते। महिमा मंडन तो जाति देखकर किया जाता है, लेकिन अंततः सच सबके सामने आ ही जाता है जो इसको जानना चाहता है। आज जानते तो बहुत लोग हैं पर मानते नहीं, क्योंकि वह मानना ही नहीं चाहते। उनकी जाति जो आड़े आ जाती है। भारत की जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि मेरिट का महिमा मंडन भी पक्षपातपूर्ण होता है। ऐसे में सच को बारंबार सबके सामने लाना, बार बार याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, और मैं इसे मरते दम तक निभाती रहूंगी। अक्टूबर में मैंने एक न्यूज पढ़ी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट दुकानदारों से वह केस जीत चुकी है। अब वहां राष्ट्रीय स्मारक बनना तय। 6 दिसंबर द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ी कि पीएमसी ने उन दुकानों को डिमोलिश कर दिया है। एरियल व्यू दिखाया था। 3 डिजाइन फाइनल किए हैं भिड़ेवाड़ा में मोन्यूमेंट बनाने के लिए। 2 मंजिला इमारत बनेगी 6212 स्क्वायर फीट पर। 7 रूम्स होंगे, एक प्रतीकात्मक क्लासरूम होगा, एक लाइब्रेरी, एक रीडिंग रूम, एक हेडमास्टर रूम। 19 दिसंबर 2023 को मैंने खुद वहां जाकर हकीकत जानी और यह दृश्य दिखा। इसका मतलब है कि पहली सीढ़ी पार हो चुकी है। उम्मीद है जल्द ही इस मॉन्यूमेंट की शुरुआत हो जाएगी। मैं फिर प्लान करूंगी यहाँ विजिट करने को और अपडेट करती रहूंगी। परंतु अफसोस ये होता है कि जिन महिलाओं की प्रगति के लिए, आत्मसम्मान के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए माता सावित्री बाई ने इतना संघर्ष किया, वही महिलाएं आज उनका नाम नहीं जानती या नहीं जानना चाहती। वही महिलाएं सबसे ज्यादा कर्मकांड और पाखंडवाद का बोझ अपने कंधों पर लादे हैं। औपचारिक पढ़ाई तो सब कर रही हैं, परंतु तार्किक पढ़ाई में वे बिल्कुल शून्य हैं। मैं तो इस बोझ को उतार चुकी हूँ। माँ सावित्री बाई फुले के बताए रास्ते पर चल चुकी हूँ। उनके योगदान का थोड़ा सा कर्ज उतार रही हूँ। आप महिलाएं ये सब कब करेंगी? कब उनके योगदानों और बलिदानों का कर्ज उतारेंगी? इन्हीं प्रश्नों के इंतजार में मैं अपनी आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई नायिका की कहानी के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना इसे ना भूलना और अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।